तो गाइस वेलकम बैक माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018। और अपने पेपर जो चला रखा है वो चला रखा है वेस्ट बंगाल का। और इसमें देखो लाइफ साइंस का सेकंड पेपर चल रहा है। इसमें अपन ने लास्ट तक आई थिंक क्वेश्चन जो है 75 तक अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अभी अपन 75 से आगे वाले जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। और खास तौर से मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सेट के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर जो सोल्व करने हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और खासतौर से राजस्थान में जो भी अपियर होने वाले हैं 26 मार्च को, वो सभी स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे और प्रत्येक टॉपिक के टच में रहे। ठीक है, इसी के लिए मैं आपको पेपर बना रहा हूँ डेली कि ताकि आप सोल्यूशन करते रहें इसी प्रकार से। और टेलीग्राम पे आप लोग सभी जुड़े रहिए ताकि आपको डेली की जो न्यूज़ है वो अपडेट होती रहे। और टेलीग्राम इसी नाम से है, कंसेप्ट ऑफ ब्रेन लाइफ साइंस के नाम से। अभी अपन चलते हैं क्वेश्चन 76 के ऊपर। यहां पर अपन देखते हैं 76। यहां पर देखो, फॉर क्लोनिंग डीएनए फ्रेगमेंट लॉन्गर देन 100 kb, किसी भी डीएनए के अंदर किसी भी वेक्टर के अंदर डीएनए की जो कॉपी है वो अपन कितनी करें, 100 से ज़्यादा लॉन्ग साइड की। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर सिस्टम वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि 100 kb से अधिक डीएनए की क्लोनिंग कौन से वेक्टर के थ्रू आप कर सकते हो। देखो दोनों में कर सकते हो, एक तो बीएससी में कर सकते हो, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में कर सकते हो, और एक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में कर सकते हो। दोनों में कर सकते हो। बार्क का ये जो बैक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसमें कर सकते हो 300 kb तक। लेकिन जो YAC है इनमें कर सकते हो आप 2000 तक, या 3000 तक भी अगर ऑप्शन आता है तो भी आप कर सकते हो। 3000 kb तक का भी आप इसमें क्लोनिंग कर सकते हो YAC में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा लॉन्ग डीएनए की क्लोनिंग करने के लिए कौन सा वेक्टर को प्रीफर करोगे आप, तो आपको कौन सा करोगे, YAC। यहाँ पर तो BSC का नाम ही नहीं है क्योंकि प्लाज्मिड दिया हुआ है, कॉस्मिड दिया हुआ है और लेमडा फेज दिया हुआ है। YAC ऑप्शन है, BSC नहीं है। अगर यहाँ पर BSC होता तो BSC आ जाता, लेकिन यहाँ पर YAC है तो YAC आएगा। तो आपको ये डाटा है वो याद रखने भाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी कितनी कर सकते हो आप कॉपी, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 77 के अंदर। देखो, द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में कौन से चीजें सही है। टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स की प्योरिटी चेक करने के लिए। टू डिटरमाइन रिलेटिव बायोमोलिक्यूलर मास, ठीक है, जो भी बायोमोलिक्यूल्स सभी उनकी मोलिक्यूलर जो मास है वो अपन चेक कर सकते हैं। ऑफ द मोलिक्यूल्स इन द कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स ऑफ द नेटिव फॉर्म, ठीक है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें दूसरी अपन चीज देखते हैं, थर्ड सेंटेंस देखो, टू डिटरमाइन द कन्फॉर्मेशनल चेंजेस, ये भी ठीक है। और टू डिटरमाइन द इंटरेक्शन एंड चेंज ऑफ द कंपोनेंट इन मैक्रोमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में इंटरेक्शन है, उन सभी चीजों को आप देख सकते हो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। वैसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का जो मेन ऑप्शन है, इनमें से 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिलने के कारण से, यहाँ देखो ऑप्शन में नहीं है 1 और 2, तो जहां भी 1 और 2 मिल रहा है तो ये मिल रहा है। इसका मतलब अपने को राइट आंसर कौन सा करना पड़ेगा, डी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज नॉट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ, इलेक्ट्रोफोरेसिस का किस चीज में यूज में आता है, तो बायोमोलिक्यूल्स, जो भी बायोमोलिक्यूल्स है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स, इनको उनके चार्ज के आधार पर, उनके साइज के बेसिस पर आप सेपरेट कर सकते हो। लेकिन जो इसमें ऑप्शन दिया गया फैट, ये फैट को सेपरेशन करने के लिए यूज में नहीं आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन अपना जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर। नेक्स्ट अपन देखिए 79, ए रिसर्चर हैज आइसोलेटेड 2 लार्ज प्लाज्मिड, 2 लार्ज प्लाज्मिड को आइसोलेट किया है ऑफ 80 kb एंड 100 kb रेस्पेक्टिव। उनकी साइज कितनी है, 80 किलोबेस पेयर और 100 किलोबेस पेयर, फ्रॉम द राइजोजीनियस स्पीसीज।
विच टेक्निक शुड बी एम्प्लॉयड टू सेपरेट दीज टू प्लाज्मिड, दोनों प्लाज्मिड को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक आप प्रीफर करोगे। तो देखो जो अलग अलग मतलब अपन कहें प्लाज्मिड है तो छोटी साइज तो है नहीं, कंप्लीट प्लाज्मिड को सेपरेट कर रहे हो आप, तो जो प्लस फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस है या फिर अपन कह सकते हैं करंट फील्ड वाला मेथड है उसके द्वारा आप सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पर ऑप्शन बी देखो आप, ये देखो प्लस फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके द्वारा आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्लाज्मिड है नेटिव फॉर्म में है उनको आप सेपरेट करने के लिए कौन से फील्ड करोगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रोटीन की साइज बड़ी है, डीएनए की साइज बड़ी है, उसको सेपरेट करने के लिए कौन से मेथड को यूज में करोगे, तो भी प्लस फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज में ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, हंटिंगटन जो डिजीज है वो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ठीक है ना। हंटिंगटन जो होती है डिजीज खास तौर से ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड के रिपीटेशन से होती है, रिपीटेशन ऑफ ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड्स। कई बार याद रखना क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है डायरेक्ट, ये तो इसमें तो पूछा है हंटिंगटन डिजीज जो है जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द बेसल गैंग्लियन इन्वॉल्व, तो इसमें तो पूछा है कि किस प्रकार की डिजीज है। लेकिन मैं आपको बता दूं हंटिंगटन डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, जिसमें ये डिजीज होती क्यों है, क्योंकि ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड के रिपीटेशन होने के कारण से जितनी इसकी रिपीटेशन बढ़ती जाती है उतने ही हंटिंगटन के जो सिम्टम्स है वो आते रहते हैं और ऑर्गेनिज्म की जो व्यक्ति की डेथ है वो कंफर्म हो जाती है, ठीक है ना। तो कैसा है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 81 के अंदर देखो आप, किसमें पूछा है, ये पूछा है एनाफेज फर्स्ट, मतलब एनाफेज फर्स्ट का मतलब आ गया सीधा सा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट द सेंट्रोमेरिक कोहेशन रिमेन इंटेक्ट एंड प्रिवेंट द सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड एंड द प्रोस्पेक्टिव एक्शन। कई बार तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टर क्रोमेटिड कब सेपरेट होती है मियोसिस में, तो कब सेपरेट होती है एनाफेज सेकंड के अंदर। क्रोमेटिन्स जो है वो कब सेपरेट होती है एनाफेज सेकंड के अंदर, याद रखना आपको। क्रोमोसोम सेपरेट कहाँ होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट पूछा जाए तो एनाफेज फर्स्ट में आएगा। इसका मतलब सिस्टर क्रोमेटिड है वो एनाफेज फर्स्ट में सेपरेट नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर जो कोहेशन प्रोटीन है वो क्या रहती है, अटैच रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ, तो ये प्रोटेक्ट किसके द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है कोहेशन प्रोटीन, कि क्रोमेटिन सब वो सेपरेट ना हो। जैसे अपन बात करें यहाँ पर अपन बात करें कि ये कोहेशन प्रोटीन से जुड़ी हुई रहती है सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या काम आता है, तो उसके लिए अपन देखें कि एक प्रोटीन जो है वो यूज में आती है सेगोसाइन, ठीक है ना। सुगोसाइन में अपन कह सकते हैं, सुगोसाइन जो दो प्रकार की होती है SGO1 और SGO2। कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है, जो दोनों जो है खास तौर से प्रोटेक्शन करती है किसकी, कोहेशन प्रोटीन है सिस्टर क्रोमेटिन की, जो जॉइंट है जहाँ पे जुड़े हुए कोहेशन प्रोटीन द्वारा उनकी प्रोटेक्शन करते हैं और रोकते हैं सिस्टर क्रोमेटिन को सेपरेट होने से एनाफेज फर्स्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो 82 के अंदर देखो द प्रेजेंस ऑफ अबाउंडेंट गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी वेसिकल्स की प्रेजेंस नियर द cell plate in the middle of the cell plate at telophase या cytokinesis mitosis reflect the role of Golgi complex, कि कोई भी सेल जो है वो इस प्रकार से सेल है, और टेलोफेज की बात करें साइटोकाइनेसिस की बात करें तो यहाँ पर एक मेटा प्लेट बनती है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल प्लेट, सेल प्लेट। इसके दोनों साइड में गोल्जी बॉडी की जो वेसिकल्स है वो आकर इकट्ठी होने लगती है इस प्रकार से। इनके अंदर कुछ केमिकल्स भरा होता है, खासतौर से कार्बोहाइड्रेट्स भरे होते हैं, जो सेल वॉल प्लांट के अंदर सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फंक्शन देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, लाइसोसोमल एंजाइम टारगेटिंग, दूसरा पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वॉल्व हो रहे हैं ये सभी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो वेसिकल्स ये किसमें हो रहे हैं, सेल वॉल के फॉर्मेशन के अंदर, सेल प्लेट प्लांट्स में बनती है, यहाँ पर सेल वॉल बना दी जाती है।
तो वहां पर कार्बोहाइड्रेट यूज में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट कौन देता है? गोल्जी बॉडी देता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पॉलीसेकेराइड का सिंथेसिस करना फॉर द सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल के सिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 83 में। देखो ए फिनोमिना वेयर ए सिंगल जीन, कोई भी एक सिंगल जीन है, हैज मोर देन वन फिनोटाइपिक इफेक्ट। ये क्वेश्चन देखो हर पेपर में कहीं ना कहीं पूछा गया है कि कोई भी एक जीन एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करता है, तो उस प्रकार का जो फिनोटाइप है, उस प्रकार का जीन है, उसे क्या कहते हैं? तो ये प्लियोट्रोपी जीन कहते हैं। प्लियोट्रोपी जीन का मतलब है किसी भी एक जीन एक से अधिक प्रकार के प्रभाव को या प्रभावित करता हो फिनोटाइप को। ठीक है, मतलब कोई ए जीन है, ये प्रभाव करता है सी वाले को भी, ये डी भी कैरेक्टर डिसाइड करता है, ये ई कैरेक्टर में भी डिसाइड करता है। इसका मतलब एक जीन का रोल है, इसमें भी इन्वॉल्व होता है, इसमें भी इन्वॉल्व होता है, इसमें भी इन्वॉल्व होता है। इस प्रकार का जो कैरेक्टर उसे क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपी जीन। तो यहाँ पर प्लियोट्रोपी देखो ऑप्शन में दिया गया है प्लियोट्रोपी। ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना भाई, याद रखना प्लियोट्रोपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द कंटिन्यूअस पॉपुलेशन इन द एब्सेंस ऑफ द जियोग्राफिकल बैरियर। कोई भी एक पॉपुलेशन है, यहाँ पर एक पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बैरियर नहीं हुआ, फिर भी ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्टिव आइसोलेट होने लगते हैं। इसका मतलब यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ से कोई ऐसे कोई ग्रुप बनाने लगते हैं। यहाँ पर मेन पॉपुलेशन बड़ी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को आइसोलेट करने लगते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो सकता है वो एक दूसरे को इग्नोर करने के कारण से कर रहे हो, ठीक है ना। तो किसी भी कारण से अगर ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को अलग समझने लगते हैं और ये अलग होने लगते हैं, तो ये धीरे धीरे एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं। यहाँ पर स्पीसीज जो है वो अलग हो जाएगी, यहाँ पर स्पीसीज अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये अपन कह सकते हैं 20 स्पीसीज बनने लगी और यहाँ पर ए स्पीसीज बनने लगी। तो इसमें किसी प्रकार का बैरियर थोड़ी, इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। मतलब छोटी सी निक है वो अलग निकलने लगी, ग्रुप निकलने लगा, छोटा पॉपुलेशन बनने लगा। तो ये जो कैरेक्टर है उसे अपन क्या कहते हैं? ये अपने उसमें दिया होगा पैरापैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं इसे। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन का एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 85 के अंदर देखो एंजाइम दैट इज नॉट यूज्ड इन द आइसोलेशन ऑफ प्लांट प्रोटोप्लास्ट। देखो जो भी नॉट है, एब्सेंस है, ट्रू है, इनकरेक्ट है, फॉल्स है, ये इन सभी चीजों को आप अंडरलाइन करके ही क्वेश्चन सोल्व करना भाई, ठीक है ना। तो इनमें से पूछा है प्रोटोप्लास्ट के आइसोलेशन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है? इनमें से सेलुलेज इन्वॉल्व होता है, पेक्टिनेज इन्वॉल्व होता है, हेमेसुलेज इन्वॉल्व होता है, बचा एक प्रोटीएज, क्योंकि ये तो प्रोटीन तोड़ने वाला है। ये तो प्रोटीन तोड़ देगा तो प्रोटोप्लास्ट वैसे ही बिखर जाएगा। इसका मतलब प्रोटीन तोड़ने वाला का यूज में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें सेल वॉल रीजनरेशन, सेल वॉल का पुनर्निर्माण होना, रीजनरेशन इन कल्चर क्लोरोप्लास्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो किसके द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है कि सेल वॉल वापस से रीजनरेशन हो रही है, निर्माण हो रहा है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा कि डाई के द्वारा होता है। यहाँ पर ये जो है कैल के फ्लावर जो व्हाइट है, ये एक देखो फ्लोरोसेंट ब्लू डाई होती है, फ्लोरोसेंट ब्लू डाई होती है जो सेल वॉल को रीजनरेशन हो रही है या नहीं हो रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखो 87 में सिंथेटिक सीड्स आर। सिंथेटिक सीड्स का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास में कोई प्लांट मटेरियल है, प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा कोई भी आपने एक एम्ब्रियो का छोटा सा स्मॉल फ्रेगमेंट बनाया है, या कोई भी आपके सूट टिप है, एक्सिलरी बड है, कोई भी है जिनको आप प्रिजर्व करने के लिए रखते हो लंबे टाइम के लिए, तो वहां पर जो है सोडियम एल्जिनेट जो है और कैल्शियम एल्जिनेट का एक कवर बनाकर खासतौर से देखो NaCl, खासतौर से सोडियम एल्जिनेट का बनता है शायद, जो भी कंफ्यूजन होगा मैं बता दूंगा आपको। तो इसके द्वारा कवर बनाया जाता है, एनकैप्सुलेटेड बनाया जाता है, ठीक है ना। ये आपका कोई भी एम्ब्रियो है, इस प्रकार से इसके चारों तरफ एक कवर बनाया जाता है सोडियम एल्जिनेट का। इसे अपन क्या कहते हैं? एनकैप्सुलेटेड, ताकि वो उनको कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व कर सके और उनको जर्मिनेट किया जा सके। तो एनकैप्सुलेटेड इसे क्या कहते हैं? सिंथेटिक सीड या आर्टिफिशियल सीड के नाम से जानते हैं। तो सिंथेटिक सीड होता क्या है? देखो, सीड प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरी, सीड एनकैप्सुलेटेड इन इनर्ट जेल, सोमेटिक एम्ब्रियो एनकैप्सुलेटेड इन द इनर्ट जेल। सोमेटिक एम्ब्रियो मैंने बताया ना, प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा आपने सोमेटिक सेल से एक एम्ब्रियो बनाया, उसे अपन क्या कहते हैं? सोमेटिक एम्ब्रियो कहते हैं। उस सोमेटिक एम्ब्रियो को सोडियम एल्जिनेट के द्वारा आपने क्या किया? उसको एनकैप्सुलेट किया, उसे अपन क्या कहते हैं? सिंथेटिक सीड या आर्टिफिशियल सीड के नाम से
जानते हैं, इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, सेल टू सेल कम्युनिकेट, मतलब यहां पर सेल है, ये सेल है, ये एक दूसरे को सिग्नल देती है, ये इसको देती है, ये इसको देती है, सभी सेल्स आपस में एक दूसरे को सिग्नल देती है, जिसके कारण से सभी सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेगी, कॉलोनी बना लेगी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं यहाँ पर, क्वारम सेंसिंग कहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर सेल टू सेल एक दूसरे को कम्युनिकेट करती है, सभी सेल्स आकर एक लेयरिंग रूप में बना लेते हैं, कॉलोनी बना लेती है, उसे अपन क्या कहते हैं, क्वारम सेंसिंग कहते हैं। क्वारम सेंसिंग का एग्जांपल की बात करें अपन, तो अपने टीथ के ऊपर लगी येलो कलर की जो लाइनिंग है, येलो कलर की जो कवरिंग है, उसे ये क्या कहते हैं अपन, क्वारम सेंसिंग का एक एग्जांपल है कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पर देखो, सेल टू सेल कम्युनिकेशन बैक्टीरिया बाय टेकिंग एंड अकाउंट द नंबर ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग नोन एज, तो उसे अपन क्या कहते हैं, तो क्वारम सेंसिंग कहेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा क्वारम सेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहां पर देखो आप 89 के अंदर, व्हाट इज द यूज टू कूल द सुपर कंडक्टिंग कॉइल इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सुपर कंडक्टिंग कॉइल जो है वो किसकी बनी होती है, ठीक है ना, तो किसकी बनी होती है, हीलियम की बनी होती है, लिक्विड हीलियम की। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, लिक्विड हीलियम की बनी होती है एनएमआर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इन एडिशन 5% NaCl, 5% आपने क्या डाला, NaCl डाला है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट थ्रू द इंटरवेशन इन्फ्यूजन ऑफ द इन्फ्यूजन विल कॉज, तो उससे क्या होगा, जैसे मान लो कोई ये सेल है, सेल के बाहर की तरफ क्या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या डाल दिया, 5% NaCl डाल दिया, NaCl डाल दिया, कंसंट्रेशन बढ़ गई यहाँ पर। अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ गई NaCl की, तो यहाँ पर वाटर की क्या होगी, कमी होगी, वाटर कम है बाहर, इसका मतलब सेल में क्या है, वाटर ज्यादा है, तो सेल से वाटर क्या आएगा, बाहर आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आ जाएगा। तो ये सेल है, सेल से वाटर रिलीज होने लगेगा एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर, अगर आपने बाहर की तरफ नमक डाल दिया तो, NaCl डाल दिया तो, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन देखो, वाटर टू मूव इनटू सेल, सेल के अंदर की तरफ नहीं जाएगा। ऑप्शन डी देखो, वाटर मूव टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर की तरफ वाटर का मूव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। यहां पर देखो, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज डेवलपमेंट ऑफ द, देखो कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि कोई भी दो एंसेस्टर कि इस प्रकार की कोई इवोल्यूशन हो कि दोनों के जो करेक्टर है, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंट तो होता है एक से दो बनने वाले, कन्वर्जेंट का मतलब होता है दो एंसेस्टर अलग अलग होते हुए भी वो धीरे धीरे ऐसे सिमिलरिटीज करेक्टर रखने लगे, जैसे ये दो एंसेस्टर रहे होंगे पहले कभी, दोनों के करेक्टर एक जैसे हैं और धीरे धीरे सिमिलरिटीज आने लगी और ये आपस में एक स्पीसीज की तरह बिहेव करने लगती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि एक कभी एंसेस्टर रहा हो और उनके पूर्वज, उनके जो प्रोजेनी है वो अलग अलग करेक्टर रखने लगते हैं, उसे डाइवर्जेंट बोलते हैं। यहाँ पूछा है इन्होंने कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब होता है दो अलग अलग एंसेस्टर। इसमें देखो भी क्वेश्चन देखो, कन्वर्जेंस, कॉमन एंसेस्टर करेक्टर्स इन ग्रुप ऑफ द डिफरेंट एंसेस्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, कॉमन सेट ऑफ करेक्टर मतलब सेम करेक्टर है, इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्टर, अलग अलग एंसेस्टर रहे हुए हैं, उनके कॉमन करेक्टर आ गए अब, तो यही तो मैंने बताया आपको, कॉमन करेक्टर, लेकिन प्रोजेनी अलग अलग है, मतलब वो उनके एंसेस्टर अलग अलग रहे हैं दो, लेकिन दोनों के करेक्टर कैसे आज सिमिलर है, तो वो क्या है, कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच गैस इज अपवेल्ड फ्रॉम ट्रोपोस्फियर टू स्ट्रेटोस्फियर गेट इन्वॉल्व इन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से में इन्वॉल्व होती है और ट्रोपोस्फियर से लेकर स्ट्रेटोस्फियर तक लेयर पाई जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर अप्रोक्स 35 किलोमीटर अर्थ से ऊपर की तरफ पाई जाती है, और ओजोन लेयर जो है या ओजोन जो गैस है O3 वो खासतौर से ग्लोबल वार्मिंग में भी इन्वॉल्व होती है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा, ओजोन आ जाएगा O3। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 93, विच काइंड ऑफ इंसेक्ट दैट हैज बीन mainly tried as a biocontrol agent put check on the spreading of the पार्थेनियम weed in India। देखो इंडिया के अंदर पार्थेनियम की काफ़ी प्रॉब्लम है, पार्थेनियम जो गाजर घास है उसकी बात करें अपन, तो पार्थेनियम की जो स्प्रेडिंग है, ओवर ग्रोथ है, ओवर एक्सप्लोइटेशन है,
मतलब काफ़ी स्प्रेडिंग के साथ साथ ये अपनी इतना एरिया कवर कर देता है काफ़ी, और वहाँ के आसपास के एरिया में कोई भी फसल या क्रॉप है वो ग्रोथ नहीं कर पाती है, और इनकी रिप्रोडक्शन की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कौन से ऐसे इंसेक्ट है जिनको अपन यूज में लेते हैं? तो खास तौर से देखो भाई, इसमें जो खास तौर से बैटल जो है वो उसको यूज में लिया जाता है, खास तौर से किसको? पार्थेनियम वीड्स को कंट्रोल करने, क्योंकि ये पार्थेनियम वीड्स को क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है ना, बैटल्स। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बैटल। इसमें सक्सेशन का क्वेश्चन दिया गया। सक्सेशन खासतौर से इकोलॉजी से रिलेटेड पूछा गया है। सक्सेशन इन एन इकोसिस्टम दैट इज डिटरमाइंड टू आउटसाइड फोर्स ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन, मतलब किसी भी स्पीसीज, किसी भी इकोसिस्टम बनने के लिए अगर बाहर से फोर्स लगाया जाता है, जैसे मान लो कोई एक पोंड पड़ी है, ठीक है, पोंड पड़ी है, उस पोंड में कोई भी स्पीसीज नहीं पाई जाती है, लेकिन आप बाहर से अगर कुछ फोर्स डालते हो, मतलब आपने आटे की गोलियां बना बनाकर अगर उसमें डाल रहे हो डेली, ठीक है, तो धीरे 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 ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है तो वहाँ पर बैक्टीरियाज, फंजाई है, उनके लगने लगेंगे तो धीरे धीरे उनको खाने वाले कोई और अदर ऑर्गेनिज्म आएंगे, वहाँ रुकेंगे। ठीक है, फिर उनको खाने वाले फिशेस आएगी, तो वहाँ पर एक कम्युनिटी बन गई। अब तो आपने बनाई है वो फोर्सली, उससे अपन क्या कहते हैं? किसी बाहर के द्वारा बनाई गई हो, फोर्सली बनाई गई हो, तो उसे एलोपैट्री कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा एलोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक मतलब बाहर से किसी एक्स्ट्रा फोर्स के द्वारा बनाई गई हो, और यदि स्वतः बनती है तो ऑटोजेनिक, यहाँ पर बाहर से फोर्स, तो एलोजेनिक। इसका राइट आंसर आ जाएगा एलोजेनिक सक्सेशन। यहाँ पर देखो 95 में देखो भाई, ये जो स्ट्रक्चर दी गई है CH3 CS2 14 COOH, किसकी स्ट्रक्चर है? सीधा सा फैटी एसिड है। फैटी एसिड है, इसमें डबल बॉन्ड कहीं नाम भी नहीं है, तो किधर है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है। फैटी एसिड है किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन चेन, जिसके किसी एक एंड पर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसे अपन फैटी एसिड कहते हैं। डबल बॉन्ड नहीं है तो सैचुरेटेड है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ए सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 96 में अपन देखें, ताजमहल इज थ्रेटेंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, किसके कारण से अफेक्टेड है? तो अपन नॉर्मली पहले पढ़ते थे, हालांकि अब तो नहीं पढ़ते अपन, पहले आता था कि एसिड रेन जो है उसके कारण से प्रभावित होने वाला सबसे जो एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है वो ताजमहल का आता है। तो उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें खास तौर से जो एसिड जो रेन है वो उसमें किसके कारण से होता है? वो सल्फर ऑक्साइड के कारण से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में डायरेक्ट तो दिया नहीं है, कहीं डस्ट दिया है, क्लोरीन दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड दी है, और यहाँ पर दिया है सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड जो है इन्वॉल्व होता है खासतौर से एसिड रेन के अंदर, तो एसिड रेन का इफेक्ट है, इसलिए इसका इनडायरेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 79 के अंदर देखो, ठीक है, बायो एगुमेंटेशन, वन ऑफ द बायोरेमेडिएशन, किसका एग्जांपल है? बायोरेमेडिएशन का एक एग्जांपल है। स्ट्रेंजी टू डिग्रेड पॉल्यूटेंट, ये क्या करते हैं? पॉल्यूटेंट को क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं। विद इन एन एनवायरमेंट मैट्रिक्स रेफर टू द, तो उसे अपन क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं, और बी ऑप्शन देखो आप डायरेक्टली, एडिशन टू स्पेसिफिक एंड एफिशिएंट पॉल्यूटेंट डिग्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एनहांस द बायोडिग्रेडेशन एंड रिकैल्सिट्रेंट मॉलिक्यूल इन द पोल्यूटेंट इन्वायरमेंट। ठीक है ना, उन ऑर्गेनिज्म को बढ़ावा दिया जाता है जो ऑर्गेनिज्म खास तौर से पोल्यूटेंट को क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं, तो उसे उसको क्या कहते हैं अपन? बायो एगुमेंटेशन कहते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 98 में देखो भैया आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल, कौन सा केमिकल? बायोकेमिकल रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के नाम से भी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन से में निकलती है? तो यहाँ पर पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, मतलब 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है यहाँ पर, तो डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। तो डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कौन सी है? पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ही कैसी है? एक एग्जांपल है किसका? कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है वो रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 99 के अंदर, अमोंग द फॉलोइंग विच इज नॉट आइडेंटिफाइड एज ए क्राइटेरियन टू डिक्लेयर ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इनमें से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए क्राइटेरिया कौन सा नहीं है, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है ना, स्पीसीज रिचनेस इसमें आती है, किसमें आती है? हॉटस्पॉट में रख सकते हैं।
एंडेमिज्म जो खतरे में है, एंडेमिज्म रेयर स्पीसीज पाई जाती है, एंडेमिज्म को बोलते हैं अपन, रेयर स्पीसीज पाई जाती है कहीं किसी एक स्थान के अलावा कहीं नहीं पाई जाती हो तो उसे एंडेमिज्म बोलते हैं। दूसरी है एंडेंजर्डनेस, तो वो भी कैसी है, हॉट स्पॉट अपने आप में। लेकिन एग्रो क्लाइमेट मतलब जहाँ पर खेती की जाती हो, एग्रो क्लाइमेट उसको अपन हॉट स्पॉट में नहीं रखते हैं कभी भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये तो आपको वैसे भी देख के आइडिया हो जाना चाहिए, एग्रो क्लाइमेट कोई हॉट स्पॉट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज का अपन देखें, यहाँ पर है नोक्रैक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो मेघालय के अंदर पाया जाता है, मेघालय के अंदर उपस्थित है। मतलब नोक्रैक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, मेघालय में है। तो इसका राइट आंसर जो है वो मेघालय कर दीजिए, सी ऑप्शन। इस प्रकार से आपके जो वेस्ट बंगाल के 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। और खासतौर से सभी स्टूडेंट्स जो भी राजस्थान के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं या अपन कहें मध्य प्रदेश की में अपियर होने वाले हैं, तो जो भी स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने अभी तक बुक नहीं परचेज की है तो सभी वो जो स्टूडेंट है बुक परचेज कर लीजिए, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लाइफ साइंस स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से अवेलेबल है और रेट है उसकी 299, तो वो आपको मिल जाएगी। और सभी पेपर मैं यहाँ पर आपके सॉल्व करवा रहा हूँ, तो सभी स्टूडेंट्स का बेनिफिट होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास अपनी कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।